हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आई होप आप सबको एमसीक्यूज़ की सीरीज़ पसंद आ रही होंगी। अगर आप ऐसे ही और एमसीक्यूज़ की सीरीज़ देखना चाहते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने फ्रेंड्स के साथ इस शेयर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और न्यू वीडियोज़ की अपडेट पाने के लिए बेल आइकन बटन को ऑन कर लीजिए। कल हमने पॉलिटी के कुछ एमसीक्यूज़ किए थे और आज हम उन एमसीक्यूज़ के जो बाकी क्वेश्चंस रह गए थे वो कंप्लीट करेंगे। तो चलिए आज हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ को देखते हैं। फर्स्ट इन द सेंस मीन सिक्स्थ है, बिकॉज 5 हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। आज हम सिक्स्थ एमसीक्यूज़ देखेंगे। सिक्स में क्या कहा गया है? सिक्स में हमें 2 स्टेटमेंट दी गई हैं। इसमें हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है और ये फंडामेंटल राइट के ऊपर क्वेश्चन दिया हो गया है। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट जो है, फंडामेंटल राइट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट 3 में मेंशन है और ये कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। ओके, और फंडामेंटल राइट को मेजरली हमारे सिक्स पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसे राइट टू फ्रीडम, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्लॉयटेशन और राइट टू रिलीजन एंड लास्ट वन इज हमारा आ जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ओके, तो हमारी ये फर्स्ट स्टेटमेंट दी गई है। फंडामेंटल राइट जो है वो प्रोटेक्ट करते हैं सिटीजन को अगेंस्ट दी आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय द स्टेट। कि फंडामेंटल राइट में हमें कुछ ऐसे राइट दिए गए हैं जो हमें प्रोटेक्ट करते हैं ताकि स्टेट जो है हमारे पे ऐसी रेस्ट्रिक्शन ना लगा सके जो हमारे उसकी पावर से बहुत ज़्यादा है। कि स्टेट जो है लिमिटेड रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं इंडिविजुअल्स पे, बट आर्बिट्रेरी ये नहीं कि अपनी कुछ भी रेस्ट्रिक्शंस उठाई और लगा दी कि हाँ आज से आप बोल भी नहीं सकती। इनफैक्ट राइट टू फ्रीडम ऑफ लाइफ, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अंडर आर्टिकल 19 ये भी हमारे फंडामेंटल राइट है। ओके, तो ये आर्बिट्रेरी एंड एब्सोल्यूट एक्सरसाइज ऑफ पावर से बचाता है हमें। ओके, फंडामेंटल राइट, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पे क्या हो जाएगी? करेक्ट हो जाएगी। ओके, सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में हमें कहा गया है कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी द राइट ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट द स्टेट बट नॉट अगेंस्ट द इंडिविजुअल। कि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो राइट दिए गए हैं वो हमें सिर्फ स्टेट के एक्शन से प्रोटेक्ट करते हैं, ना कि इंडिविजुअल के एक्शन से। ये स्टेटमेंट आपकी यहाँ पे रोंग है, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन में हमें ये गारंटी दी जाती है कि हमें हमारे राइट हैं वो प्रोटेक्ट किए जाएंगे अगेंस्ट द स्टेट एज वेल एज इंडिविजुअल। ये तो है नहीं कि अगर हम किसी और इंडिविजुअल के राइट का हनन करेंगे तो हम किसी के राइट, तो हमारे राइट तो एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। तो ये थोड़ा ना कि हम अगर किसी के राइट का हनन करी जाएंगे और हमें कोई कुछ नहीं कहेगा। तो ये यहाँ पे स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है कि कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है हमें कि वो स्टेट के एक्शन से भी बचाएगा और इंडिविजुअल के एक्शन से भी। यहाँ पे नोट आ गया इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाती है। ओके, तो हमारी यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट रॉन्ग है, फर्स्ट राइट है, करेक्ट बतानी थी, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें 3 स्टेटमेंट दी गई हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें कहा गया है, और ये जो क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री कमेटी के ऊपर है। पार्लियामेंट्री कमेटी क्या है? देखो हमारा पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या होता है? लोकसभा होती है, राज्यसभा एंड लोकसभा, राज्यसभा और थर्ड चैम्बर कौन सा आता है? प्रेसिडेंट। ओके, लाइक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में आ जाएगी लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ओके, ये भी क्वेश्चन आपका आया हुआ है कि पार्लियामेंट में क्या क्या होता है? लोकसभा होती है, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, ये तीनों पार्लियामेंट का पार्ट है। ओके, तो ये भी आपको क्वेश्चन याद रखना है। तो देखिए हमारे पार्लियामेंट की जब भी वर्किंग होती है तो वहाँ पे कुछ बिल पेश किए जाते हैं। कुछ बिल पहले लोकसभा में जाते हैं, फिर राज्यसभा में जाते हैं और फिर प्रेसिडेंट के असेंट के लिए जाते हैं। पर जब भी एक हाउस में पास हो जाता है ना, तो उसको ना पार्लियामेंट्री कमेटी के पास भी भेजा जाता है। पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो उसको स्क्रूटनाइज करती है कि इसमें क्या क्या और ऐड किया जा सके, कहाँ पे ये कमियां हैं, कहाँ पे इसको पास करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ओके, तो ये इस पार्लियामेंट्री कमेटी के बारे में हमें क्वेश्चन पूछा गया है कि पार्लियामेंट्री कमेटी क्या होती है। ओके, फर्स्ट में हमें दिया गया है पार्लियामेंट्री कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाती है और इलेक्ट की जाती है हाउस के द्वारा। ठीक है, तो ये हमारी बिल्कुल स्टेटमेंट हाउस के द्वारा ही इलेक्ट की जाएंगी और अपॉइंट की जाएंगी। लोकसभा और राज्यसभा इन्हें
अपॉइंट करेंगे। ओके, सेकंड में हमें दिया गया है कि ये वर्क करती है अंडर द डायरेक्शन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन। देखो लोकसभा में क्या होता है, स्पीकर, ओके, और राज्यसभा में क्या होता है, चेयरमैन। स्पीकर किस में होता है, लोकसभा में, चेयरमैन होता है राज्यसभा में। ओके, तो यही जो है ये आपको पार्लियामेंट्री कमेटी को अपॉइंट करते हैं और ये स्पीकर और चेयरमैन के अंडर ही अपना काम करती है। ओके, तो ये भी स्टेटमेंट हमारी सही हो जाएगी। थर्ड स्टेटमेंट में हमें दिया गया हैज अ सेक्रेटरीट प्रोवाइडेड बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ओके, ये स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे रोंग है। ये इसलिए रोंग है बिकॉज कैबिनेट सेक्रेटरी के अंडर नहीं होता, ये भी लोकसभा और राज्यसभा के अंडर ही होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी की वजह से यहाँ पे ये हमारा रोंग है। और ये जो है रिपोर्ट पेश करते हैं, किसको करते हैं, रिपोर्ट भी किसको देते हैं, ये लोकसभा और राज्यसभा को देते हैं। इसलिए यहाँ पे हमारी अगर थर्ड स्टेटमेंट रोंग हो जाएगी तो हमें आंसर मिल जाएगा ए। हमारा आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताना है। प्रेसिडेंट रूल के बारे में बताना है। प्रेसिडेंट रूल को करेंगे हम, देखिए एक मिनट रुकिए। हाँ जी, प्रेसिडेंट रूल। देखिए प्रेसिडेंट रूल जो होता है, प्रेसिडेंट रूल पहले तो आपको पता होना चाहिए, एक नेशनल इमरजेंसी होती है, एक प्रेसिडेंट रूल और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। ओके, नेशनल इमरजेंसी ये होती है 352 आर्टिकल के अंडर लगाते हैं हम। और प्रेसिडेंट रूल को हम गवर्नर रूल भी कहते हैं, इसको हम लगाते हैं 356 एंड 365 आर्टिकल के अंडर। और फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है 316 आर्टिकल के अंडर हम फाइनेंशियल इमरजेंसी को लगाते हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंट रूल के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा गया है। प्रेसिडेंट रूल यहाँ पे 2 आर्टिकल के अंडर लगाया जाता है, एक 356 एंड 365। तो हमें फर्स्ट स्टेटमेंट देखो दी हुई है, प्रेसिडेंट रूल इज इम्पोज्ड व्हेन द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, कि प्रेसिडेंट रूल तब लगाया जाता है अगर कोई स्टेट में गवर्नमेंट अच्छे से वर्क नहीं कर रही और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग वो चल नहीं रही, तभी प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। और ये जो है ना कि कैन नॉट कैरिड विद द अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये हमें दिया गया 356 आर्टिकल के अंडर। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 356 आर्टिकल के अंदर जब भी प्रेसिडेंट रूल या गवर्नर रूल लगाया जाता है तो होता है जब स्टेट गवर्नमेंट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के अकॉर्डिंग वो अपना काम नहीं करती, तो हमारा प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है। ओके, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो जाएगी। सेकंड देखो, सेकंड में दिया गया है इम्पोजिशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल इज अप्रूव्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड डज नॉट रिक्वायर द सैंक्शन ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो आपको पता होना चाहिए कि जब हमारा इंदिरा गांधी के टाइम पे प्रेसिडेंट रूल लगा था, अगर हमारा प्रेसिडेंट रूल लगा था तो अगर हम पार्लियामेंट को नहीं बताएंगे तो ये फिर वो ऑटोक्रेटिक रूल वाला काम हो जाएगा। ये जब भी प्रेसिडेंट रूल लगाना होता है तो पार्लियामेंट मीन्स काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमें कहेंगे कि प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए तो लग जाएगा। ये नहीं कि प्राइम मिनिस्टर ने सीधा जाके प्रेसिडेंट को कहा प्रेसिडेंट रूल लगा दो, नेशनल इमरजेंसी लगा दो, ये तो फिर वो ऑटोक्रेटिक रूल वाला काम हो जाएगा। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एसेंट जरूरी होती है। ओके, अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहते हैं, वोट करते हैं कि प्रेसिडेंट रूल लगा दो, तभी प्रेसिडेंट रूल लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। ओके, तो यहाँ पे डज नॉट रिक्वायर दी सैंक्शन लिखा हुआ है, तो हमारी ये स्टेटमेंट हो जाएगी रॉन्ग। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है हमारी, अ प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल मे बी इवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट एट एनी टाइम बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल। देखिए लगाने के टाइम क्या होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एसेंट चाहिए होती है, वो वोट करेंगे तभी प्रेसिडेंट रूल लगेगा। बट अगर हमें प्रेसिडेंट रूल को रिवोक करना है तो हमें पार्लियामेंट के अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। विदाउट पार्लियामेंट्री अप्रूवल प्रेसिडेंट रूल जो है वो रिवोक किया जा सकता है। तो हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट क्या सही हो जाएगी, सी आंसर सही हो जाएगा। ओके, 1 एंड 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें पार्डनिंग पावर के बारे में बताना है कि प्रेसिडेंट के पार्डनिंग पावर क्या है। देखो
आपको पता होना चाहिए कि पार्डनिंग पावर पहले होती क्या है। पार्डनिंग पावर ये होते हैं अगर कोई भी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने किसी को इम्प्रिजनमेंट की सजा दी या फिर उसको कह दिया कि आपको हम फांसी लगाएंगे, ओके, तो उसके पास सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि आपको ये सजा होगी, तो उसके बाद तो कोई हमारे यहाँ पे हायर लेवल की कोर्ट नहीं है। बट पार्डनिंग पावर्स है प्रेसिडेंट की, वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं एक बारी फिर से अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए भी कह सकते हैं कि हमारी एक बारी फिर से रिव्यू किया जाए, ओके। तो प्रेसिडेंट पे डिपेंड करता है कि वो अगर किसी को भी सजा है वो कम कर सकते हैं या फिर उसको चेंज कर सकते हैं, ओके, या फिर उसकी इम्प्रिजनमेंट, फांसी से इम्प्रिजनमेंट तक रिड्यूस कर सकते हैं, ओके। ये सारी पावर किसके पास है? प्रेसिडेंट के पास। पर प्रेसिडेंट जो ये काम है वो खुद नहीं करते, ये उनकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है। प्रेसिडेंट, हाँ, सपोज आई एम द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडिया और मेरे पास यहाँ पे पार्डनिंग के लिए कुछ आ गए लोग, तो मैं अपनी डिस्क्रिशन नहीं यूज कर सकती, ओके। मुझे क्या करना होगा? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो भी कहेंगे इनडायरेक्ट वे में वो मानना होगा। प्रेसिडेंट की अपनी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं होती कि वो खुद ही कर दे, किसी की भी सजा रिड्यूस कर दे, ओके। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में हमें यही कहा गया है कि पावर ऑफ पार्डन शैल बी एक्सरसाइज बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ओके। सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, सेकेंड में हमें कहा गया प्रेसिडेंट कैन एक्सरसाइज दिस पावर इन ऑल केसेस वेयर द पनिशमेंट और सेंटेंस इज फॉर एन ऑफेंस अगेंस्ट एनी लॉ रिलेटिंग टू मैटर टू विच द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एक्सटेंड्स। ये भी हमारी स्टेटमेंट सही है कि पावर की प्रेसिडेंट जो है ये अपनी पार्डनिंग पावर यूज कर सकता है किसी भी केस में या पनिशमेंट में, ओके। और थर्ड स्टेटमेंट में हमें लिखा गया ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारा, था नहीं मतलब है, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन इन सेंस अब उसमें बहुत सारी अमेंडमेंट हो चुकी हैं, तो ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जो जो भी कंटेंट था उसके बारे में हमें बताना है। Original constitution has provided a small window for judicial review of the pardon power of president for the purpose of ruling out of any arbitrariness। तो हम इस थर्ड स्टेटमेंट में ये कहा गया कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था जो हमारा, उसमें जुडिशियल रिव्यू की पावर थी कि जुडिशियल रिव्यू हम कर सकते हैं कि अगर प्रेसिडेंट ने किसी को भी पार्डन कर दिया तो उसका हम जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं कि कहीं वो सही ग्राउंड पे हुआ है या नहीं पार्डनिंग, ओके। तो ये हमें बताया गया है। ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग है बिकॉज ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जुडिशियल रिव्यू का कोई भी प्रोविजन नहीं था। ये हमारा किसमें आया? अप्यूर सुधाकर केस है, अप्यूर सुधाकर केस, अप्यूर सुधाकर केस था। इसमें हमारा बताया गया था कि, दोबारा लिख देते हैं हम, अप्यूर सुधाकर केस था। इसमें कहा गया था कि पार्डनिंग पावर है जो प्रेसिडेंट की, उसको जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। तो हमारी यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी, हमारा आंसर हो जाएगा बी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं हम। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल 310 एंड आर्टिकल 311 के बारे में। हमें बताना है कि आर्टिकल 310 और 311 किससे रिलेटेड है। आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 312 जो है वो सिविल सर्विसेज से रिलेटेड है, ओके। तो आर्टिकल 310 एंड 311 इसके बहुत क्लोज है, तो हमारे ये भी आर्टिकल किससे रिलेटेड होंगे? सिविल सर्विसेज। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, ओके। बट आपको पता होना चाहिए कि आर्टिकल 310 में क्या कहा गया है कि कोई भी अगर सिविल सर्वेंट है वो अपनी पोस्ट को कब तक होल्ड करते हैं? प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। उनकी सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर नहीं है कि हाँ वो जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है वो 6 और 65 ईयर ऑफ एज विच एवर इज अर्लियर। कहा जाता है ना कि ये उनके सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर है 6 या 65, जब भी इनमें से जो भी पहले हो जाएगा तब तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे। बट सिविल सर्विसेज के केस में ऐसा कुछ नहीं है, वो अपनी पोजीशन तब तक होल्ड करते हैं प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, ओके, जब तक प्रेसिडेंट चाहते हैं, ओके। और 311 में क्या कहा गया कि कोई भी सिविल सर्वेंट है जो उन्हें उनके पद से हटाना है, उनकी पोस्ट से हटाना है, तो कोई भी सबऑर्डिनेट
उनको हटा नहीं सकता। ये काम कौन कर सकता है? जिस बॉडी ने उसे अपॉइंट किया वही उन्हें पोस्ट से हटा सकते हैं। ओके, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस। होप आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ ज्योग्राफी के एमसीक्यूज करेंगे। सो प्लीज़ लेक्चर को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिए। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम। बाय।